नमस्कार। आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। आज आमने सामने में हम मुखातिब हैं झारखंड विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो जी से। महतो साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत इससे करना चाहते हैं कि आज आपको लगभग 3 टर्म आप एमएलए रहे हैं। उससे पहले भी आपकी बहुत सारी भूमिकाएं रही होंगी पार्टी के अंदर। आज विधानसभा के स्पीकर हैं। तो ये यात्रा आपकी कैसी रही, ये थोड़ा हम जानना चाहते हैं। पहले तो मैं आपका संबोधन को थोड़ा सा साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टरेट नहीं हूँ, न फिजिशियन हूँ न फिजिशियन। और विधानसभा के कार्यकाल में हम लोगों ने विधानसभा के विधायी व्यवस्था को जानने का भयंकर इच्छा हम लोगों के अंदर में था जी। और इस व्यवस्था को और इच्छा को जानने के लिए हम लोग हर जानकार व्यक्ति के पास इस विषय को जानने का प्रयास करता था और लोगों के पास से विधानसभा के परिपाटी के बारे में, विधानसभा के व्यवहार के बारे में, विधानसभा में अपने सवालात को कैसे रखा जाए, कैसे उसको निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए, इन तमाम विषयों के बारे में लोगों से सीखते थे और निरंतर इस चीज़ को सीखने के क्रम में आगे बढ़े और इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत जानने का मौका भी मिला जी। तो ये जो अब जानने का मौका मिला, आप अभी चला भी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए ख़ास तौर पे कि अभी जो रविंद्रनाथ महतो को देख रहे हैं कि सत्ता और विपक्ष के समन्वय से विधानसभा चलाते हुए, लेकिन उनकी जो यात्रा थी, शुरुआती यात्रा, वो कैसी रही, वो कहाँ से निकल के आए, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको बता दूं कि हम लोग एक शुद्ध गांव में पैदा हुए हैं और मध्यम वर्गीय गृहस्थी से पैदा हुआ है। मेरा दादाजी सरपंच साहब हुआ करते थे। घर में आदमी का आना जाना रहता था। संयोग से उनके पिताजी भी सरपंच थे। अच्छा। और संयोग से पिताजी, चाचा, छोटे चाचा लोग लाइन बदल करके शिक्षकता में आ गए, मास्टरी में आ गए। लोग मास्टर थे और गांव के अंदर में पठन पढ़ने का साधन अत्यंत नगण्य था। तो हम लोगों ने 1 क्लास से लेकर के 3 क्लास तक इमली पेड़ के नीचे पढ़ते थे जी। और शिक्षक गुरुजी आते थे, हम लोगों को पढ़ाते थे और 3 क्लास पास करने के बाद करीबन 2.5-3 किलोमीटर दूरी मिडिल स्कूल था जी। मेरा प्राथमिक विद्यालय का नाम है मोहजोरी प्राथमिक विद्यालय, जिस गांव से हम हैं जी। उसके बाद फिर जब चौथा में नाम लिखाने का बारी आया तो हम लोग मजलाडी मध्य विद्यालय में अपना नामांकन करवाए। वहाँ से 4, 5, 6, 7 क्लास तक पढ़ने का वहाँ मौका मिला और 7 क्लास पास करने के बाद यानी 7 क्लास पास करने के बाद आसपास में उच्च विद्यालय का काफ़ी अभाव था जी। और साधारणतः किसी भी विद्यार्थी को हॉस्टल में या बोर्डिंग में रह करके ही पढ़ना पड़ता था। तो उस समय हमारे जो वर्तमान में जामताड़ा है एक सब डिवीज़न का रूप था और वहाँ एक जंग बहादुर कॉरोनेशन उच्चतर विद्यालय हुआ करता था और एक अच्छा छात्रावास भी वहाँ पर था। तो वहाँ 8वां में वहाँ दाखिला हुआ और वहाँ से 76 में स्कूल फाइनल पास करने के बाद तब हमारे संथाल परगना के अंदर में एसपी कॉलेज दुमका यानी संथाल परगना कॉलेज दुमका, वहाँ दाखिला हुए। वहाँ से बायोसाइंस से ग्रेजुएशन किए। फिर कुछ दिन नौकरी के तलाश में या कहाँ जाएं, क्या करें, इन तरह भटकाव का एक स्थिति था। उससे गुजरते हुए फिर बीएड किए उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर से। और इस बीच नौकरी चाकरी अन्वेषण के क्रम में जो विसंगतियाँ हम लोगों के अंदर आया, इस विषय को हम लोगों ने देखा और ठीक उसी समय हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का आंदोलन चल रहा था कि झारखंड प्रांत अलग करो, हम बिहार में नहीं रहेंगे।
उनके आंदोलन और उनके स्लोगन से प्रभावित होकर के इस विषय को जानने का प्रयास किया कि आखिर हमारे दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन क्यों बिहार से अलग होना चाहते हैं। तो जब नज़दीक राजनीति के, चूँकि हम लोग यूनिवर्सिटी से निकल करके गए थे और नज़दीक पहुँचे, तो उनका विषय को समझने में बहुत दिक्कत नहीं हुआ और हम लोगों ने उस विषय को समझा कि सही मायने में बिहार से अलग व्यवस्था अगर झारखंड का तत्कालिक संथाल परगना और छोटनागपुर का व्यवस्था अगर अलग नहीं होगा तो यहाँ के मूल लोगों का, यानी जिसको आज आप आदिवासी या मूलवासी कहते हैं, कि लोगों को अपने हक अधिकार मिलना उतना आसान नहीं होगा। तो इस विषय को समझते हुए हम लोग सक्रिय रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्यता भी लिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सक्रिय हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो आंदोलन था उस आंदोलन में कूद पड़े। और आंदोलन में कूदने के क्रम में हमको लगता है सबसे ज़्यादा मेरा जेल यात्रा का लंबा समय है, वो 13 दिन है। वो जामताड़ा जेल में नाकेबंदी के दरमियान रहे और छोटे बड़े कई जेल यात्रा हम लोगों को करने का मौका मिला। और 1995 में जब झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद बना, सेपरेट स्टेट बनने का जो प्रारंभिक कड़ी था, प्लेटफॉर्म था, आधार था, उसमें भी हमको मेंबर के रूप में चुना गया। अच्छा। और हम झारखंड एरिया ऑटोनमस काउंसिल के मेंबर भी थे। और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर चुनाव में दल हमको टिकट के लिए अधिकृत किए, चुनाव लड़े और संजोग से पहले चुनाव में हमने बहुत कम ही मतों के अंतर, 200-300 मतों के अंतर में हमको चुनाव में हारना पड़ा, हार स्वीकार किए। फिर भी न रुके न झुके, इस आंदोलन के साथ जुड़े रहे। और उसके बाद 2000 में जब राज्य सेपरेट हुआ, उसके बाद का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचने का आशीर्वाद हमारे क्षेत्र के जनता ने दिया और हमने विधानसभा पहुंचने का काम किया। तो घर में आप जैसा कि बता रहे हैं कि साधारण ही पृष्ठभूमि थी, एक अच्छा स्टूडेंट, साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट आप थे, तो घर वाले मना नहीं किए कि पढ़ो लिखो भाई, कहाँ यहाँ पे जेल जा रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तो ऐसा कुछ सलाह नहीं आया? सही बात, आपने सही बात कहा। इस विषय को लेकर के घर परिवार के साथ बहुत ज़्यादा द्वंद्व हुआ। यहाँ तक कि चाचा जी, पिताजी लोगों का स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि कहीं चाहे क्लरिकल जॉब हो, चाहे शिक्षकता का जॉब हो, चाहे किसी भी तरह का जॉब हो, कोई भी जॉब अपना ढूंढो, कंपटीशन का तैयारी करो, बढ़िया बढ़िया कंपटीशन है, उस कंपटीशन का तैयारी करो, पढ़ो लिखो। ये सब चीज़ बहुत दूसरे टाइप का चीज़ है। इस सब चीज़ में हम लोग जैसा मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को जाना बहुत उचित नहीं है। लेकिन उन लोगों के लाख माना करने के बावजूद भी गुरु जी के आह्वान और उनके सानिध्य में इतना ताकत था, इतना दम था कि इन तमाम चीज़ों का परवाह नहीं किए पार्टी के साथ जुड़े रहे। तो आपने जो विश्वास कभी कभी हिलने लगता है कि जब 2 चुनाव हार गए तो थोड़ा लगा कि लगता है पिताजी सही बोल रहे थे कि कंपटीशन नहीं करना था, ये कंपटीशन तो बड़ा टफ है। बिल्कुल, वह समय जो हम लोगों ने बिताया है उस समय अंतर्द्वंद का समय भी था जी। और भविष्य के प्रति आश्वस्त भी नहीं थे जी। और उम्र गुजर जाने का भी चिंता था जी। कि अगर उम्र चला जाएगा तो फिर आखिर क्या करेंगे, कैसे अपना घर परिवार का पालन पोषण करेंगे। इन तमाम चिंता से जूझते हुए तो किसी ने मुझे सलाह दिया कि देखो, डूबते को तिनका का सहारा, ईश्वर का ऐसा निर्णय और नियम होता है कि निश्चित रूप से तुम लगन के साथ अगर कोई काम करते हो तो निराशा हाथ नहीं लगता है, भले ही देर सही, लेकिन आशा और सफलता निश्चित रूप से मिलता है जी। न जाने कहाँ से ये प्रेरणा हम लोगों के मन में आया और पिछले समय का जो दुख दर्द था सारा चीज़ को भुला करके फिर इसी राह पर आगे बढ़ते गए, लगातार चलते गए। और लगातार चलने के क्रम में विधायक बने, फिर एक बार हारे, फिर दूसरे बार विधायक बने, फिर तीसरे बार भी विधायक बनने का आशीर्वाद हमको हमारे जनताओं ने
नाला विधानसभा के जनताओं ने हमको दिया और आज बतौर अध्यक्ष के रूप में आपके समक्ष मैं हूँ। जी, आपको क्योंकि मैं लगभग 15 साल से देख रहा हूँ आपको कि आप शांति के साथ जो है वो पिछले जो बेंच पे आपको अलॉट जो होता था अपने सवाल पूछते थे। नाला विधानसभा के विभिन्न गांव के नाम भी हम लोगों को याद जहन में है। चुपचाप आप वहाँ से करते थे और निकल जाते थे फिर अपने आवास जो आपको आवंटित था। बहुत ज़्यादा आपका मिलना जुलना या लॉबी जो होता है राजनीति में जो बहुत महत्वपूर्ण होता है लॉबिंग, उसमें भी आपको नहीं देखा जाता था। लेकिन अचानक बहुत हेवी वेट लोगों का नाम चल रहा था स्पीकर के लिए, लेकिन आप बने। तो ये थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये कैसे हुआ और कैसे आपको जानकारी मिली कि आप स्पीकर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि कई दूसरे नाम भी चल रहे थे। राजनीति में बहुत तरह का बात होता है, लॉबिंग भी होता है, पॉलिटिकल पार्टी के प्रति दबाव उत्पन्न करने का भी एक तरीका लोग अपनाते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरह विषय को नहीं किया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन पर भरोसा रखा था कि उनका अगर आदेश होगा टिकट देने का तो टिकट मिलेगा, अगर जनता हमें समर्थन दिया तो जीत के जाएंगे। उनका अगर आदेश हुआ कि नहीं फलाना काम इनके जिम्मे अगर देंगे तो ये काम जवाबदेही के साथ और पूर्ण सम्मान के साथ इस काम का निर्वहन कर पाएंगे। माने एक तरह से आप बोल सकते हैं कि आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन पर हम लोगों को अगाध भरोसा और विश्वास था। इसलिए बाकी चीज़ प्राप्ति करने के लिए जो बाकी काम, ये सब काम हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं हुआ है। और इसी का फल है कि उन्होंने हमको या दल ने हमको स्पीकर के रूप में चुना और मैं स्पीकर का जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन आपके समक्ष, लोगों के समक्ष कर रहे हैं। जी, एक विधायक के तौर पे जो आपके अनुभव थे वो और अभी स्पीकर के तौर पे जो आपके अनुभव हो गए, क्या फ़र्क, मूलभूत क्या फ़र्क देखते हैं? अभी मैं आपको बता दूं, जो विधायक के रूप में जो अनुभव हम लोगों ने अर्जित किया था जी, उसी अनुभव के आधार पर आज अध्यक्ष का पद भी निभा रहा हूँ। अगर इसको और थोड़ा खोल के आपके बीच में इस बात को रखें कि विधायक के तौर पर अगर एक अच्छे विधायक, बहुत अच्छे नहीं बोलेंगे लेकिन एक अच्छे विधायक का जो परिपाटी होता है, उसका जो आचरण होता है, उसका जो संसदीय व्यवहार होता है, इस तमाम चीज़ों को हम लोग आत्मसात किए थे। और आत्मसात करने के क्रम में आज जब आसन पर बैठते हैं तो हम लोगों के मन में वही विषय आता है कि हम लोग जब विधानसभा के माननीय सदस्य हुआ करते थे तो अपने सवालों को रखते थे, सवाल का उत्तर सरकार से मांगते थे, सरकार के तरफ से अगर ठीक उत्तर नहीं होता तो हम लोग पूरक प्रश्न रखते थे और पूरक प्रश्न इतना सटीक करते थे जो हम जिस चीज़ को सरकार के समक्ष जानने का प्रयास करते थे वो विषय माननीय ट्रेजरी बेंच के तरफ से वो विषय आ जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि हम लोगों के समय में जो लोग मुख्यमंत्री हुआ करते थे या सदन नेता हुआ करते थे, जब विभागीय मंत्री सभा जवाब देने के लिए असमर्थ होते थे तो सदन नेता उठ करके हम लोगों का सवाल का जवाब देते थे और हम लोग संतुष्ट होते थे। लेकिन अब थोड़ा चेंज, जो विधानसभा का नज़ारा है थोड़ा चेंज दिख रहा है। बिल्कुल चेंज दिख रहा है। जी, पुराने जो भी जो लोग थे लगभग वो अब नहीं रहे, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए। नहीं, सही बात आप बोल रहे हैं। तो एक नई भूमिका है, एक नई चुनौती भी है। बिल्कुल, इस चीज़ को सिर्फ झारखंड विधानसभा ही नहीं, देश के पूरे विधानसभा, यहाँ तक कि लोकसभा राज्यसभा में भी अगर आप अध्ययन करके देखेंगे तो हमको लगता है कि पहले समय के अपेक्षा आज का समय में जो सब ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं समझ में आ रहा है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का जो उत्पादकता होना चाहिए, उस उत्पादकता हमको लगता है कि पहले जैसा नहीं। पहले एक एक नेता अगर बोलते थे तो सभा सदन के जो सदस्य वो तो सुनते ही थे, उनके साथ साथ पूरा देशवासी या राज्यवासी उस विषय को सुनते थे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने आप को इस तरह कर लिए कि अगर आप हम कुछ बोलते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे माननीय सदस्य सुनने के लिए इच्छा रखते हैं या हमारा बात सुनने के लिए दूसरे लोग इच्छा रखते हैं। इसका मतलब यही है कि हमारा जो उत्तरदायित्व और कर्तव्य है
उसके निर्वहन करने के लिए हमको जितना ज्ञान का आहरण करना चाहिए, हमको लगता है कहीं ना कहीं इतना ज्ञान हम आहरण नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते हमारा पोजीशन, हमारा जो वजन दिन ब दिन जो आप शंका व्यक्त कर रहे हैं, मेरे मुंह से बोलना बहुत उचित नहीं होगा, शंका व्यक्त कर रहे हैं, कहीं कहीं आपका शंका सही निकल रहा है। नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि महेंद्र सिंह थे, सिंगल विधायक थे, उनकी पार्टी में और कोई विधायक नहीं थे, लेकिन जब वो उठते थे बोलने के लिए तो तमाम लोग चुपचाप सुनते थे। नामधारी जी उस समय स्पीकर हुआ करते थे, वो भी उनकी बात को टाला नहीं करते थे, या जो भी मुख्यमंत्री होते थे। तो इस तरह की चीज़ें, एक तो व्यक्तिगत ईमानदारी, दूसरा आपका अध्ययन होना चाहिए सब्जेक्ट पे, वो जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। एगो कहावत है कि आपने आचर्या विद्या अपरे सिखाइबे। अपना आचरण करके जब हम किसी को कुछ बात नहीं बोलेंगे तो वे विद्या बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है लोगों के ऊपर, नंबर 1। और नंबर 2, कोई भी विशेष विषय वस्तु पर अगर आप बोलना चाहेंगे तो निश्चित रूप से उसका इन्स एंड आउट का क्या प्रभाव है उसको समझना पड़ता है। या तो आप कह रहे हैं वह सही हित में, वह सही राज्य हित में वह उचित है या नहीं है, अगर आप नहीं समझेंगे उसका फलाफल क्या होगा, अगर आप नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि आप बहुत ज़्यादा युक्तिपूर्ण तर्क कर सकते। और एक तो आज ये भी चिंता व्यक्त की जाती है, आप भी उससे मुझे लगता है इत्तेफाक रखेंगे, कि बिजनेस आवर जो है वो लगातार कम हो रहा है। आप राज्य गठन के, आप बिहार की बात छोड़ दीजिए, राज्य गठन के बाद ये अगर आप देखेंगे तो लगातार घटते जा रहा है। तो उसको लेके आपने कभी चिंता व्यक्त की है जो है सरकार के साथ या विपक्ष के विधायकों के साथ, कि बिजनेस आवर जो है वो थोड़ा बढ़ना चाहिए? मैं आपको बता दूं, आपके चिंता से हम लोग बिल्कुल चिंतित हैं, और इस चिंता का विषय को सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि जब हम लोगों को सीपीए का बैठक होता है, इस बार राजस्थान में हुआ, उसके पहले हम लोग केवड़िया गुजरात में किए थे, उसके पहले लखनऊ में किए थे, इधर जा नहीं पा रहे हैं, सिक्किम में है, हर चीज़ में जहाँ लोकसभा के स्पीकर हुआ करते हैं, उपराष्ट्रपति हुआ करते हैं, इसके पहले राष्ट्रपति महोदय भी थे, वेंकैया नायडू जी भी थे, सबके समक्ष, सिर्फ हमारा ही विधानसभा नहीं, सारे विधानसभाओं के या लोकसभाओं का इस विषय सामने आ रहा है कि विधानसभा या लोकसभा जिस तरह से संचालित होना चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है। लोगों का प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा है, विधानसभा एडजॉर्न हो रहा है, प्रश्नकाल बाधित हो रहे हैं, जनहित का जो मामला है, जनहित का मामला पटल पर आ नहीं रहा है, और पटल पर नहीं आने के क्रम में उसका समाधान भी नहीं निकल रहा है। इसलिए इस तरह से, एक तरह से ये आप कह सकते हैं ये सरकारी काम काज करने का ही एक परिपाटी भर रह गया विधानसभा, इस तरह का विषय हो रहा है सही मायने में। लेकिन मैंने इससे इतर कुछ नवाचार का भी करने का प्रयास किया है कि आप देखिएगा, अगर क्वेश्चन आवर को लोगों ने बाधित किया है तो फिर सेकंड हाफ का जो चर्चा का विषय होता है, किसी भी विषय पर चर्चा का विषय है, उसको लंबे समय तक हम लोगों ने खींचने का प्रयास किया है। और जो भी माननीय सदस्य उस विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं वो उस विषय पर तो बोले ही हैं, और उनके मन के अंदर में दबे हुए भी कुछ विषय अगर रहते हैं तो उन्हें भी बोलने का काम किए हैं। तो मिला जुला के इसी को लेकर के हम लोग इस विधानसभा का परिपाटी को संपन्न करने की व्यवस्था करते हैं। और एक बात आपको बता दें, कई बार तो आपको ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा का सेकंड हाफ का जो कार्यकाल होता है उससे हम लोग कई घंटा तक, ज़्यादा लंबा समय तक विधानसभा को संचालन करने का काम किए। और इसलिए लंबा समय तक संचालन करने के लिए काम किए कि लोगों के मन में राज्य के प्रति, राज्य के हित में अगर कोई विषय है तो निश्चित रूप से सदन के पटल पर आना लाजिमी है, और वो आता है, किसी भी रूप से आता है तो बहुत ठीक है। कुल मिला के कि आप हंगामा करते हैं तो जनता का नुकसान होता है, और आपके क्षेत्र के जो मामले हैं वो भी नहीं उठते। और सरकार के लिए तो बहुत अच्छा है कि भाई उसको जवाब नहीं देना पड़ा, अधिकारियों के लिए तो अच्छा सरकार ने, इसमें आप थोड़ा सा इतर हो जाए, सरकार में इसमें नहीं है, इसमें पक्ष का विपक्ष का तमाम माननीय सदस्यों का ही क्षति है। सिर्फ ट्रेजरी बेंच जो मिनिस्टर हैं वो भले ही सोचते हैं कि हमको जवाब देने से हम बच गए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। बहुत माननीय मंत्रीगण हैं जो बेहतर ढंग से जवाब दे सकते हैं या देते हैं,
और उनके अंदर में या सरकार के अंदर में जो विजन है, जो दृष्टि है इस राजहित में करने के लिए, उसको भी रखने का उनको मौका नहीं मिलता है। इसलिए मलाल वहाँ भी है जी। तो ये विपक्ष के नेता लंबे अरसे से आपके विधानसभा में नहीं है, उसका भी नुकसान कुछ झेलना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल झेलना पड़ता है। मैंने तो कई बार इस विषय को बोल दिया है कि ये एक राजनीतिक संकट के रूप में हमारा है, और सारा विषय तो आप जान ही रहे हैं, झारखंड विधानसभा नहीं कई जगह में इस तरह का विषय आया हुआ है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि कितना जल्द इसको हम लोग निपटारा कर दें। जी, यानी क्या विपक्ष के नेता की मान्यता का निपटारा या बाबूलाल जी की सदस्यता पे फैसला? नहीं, अभी तो हमारे न्यायाधिकरण में उनको सब चल गया, हमने उसका जजमेंट रिजर्व रखा है। जी। और जजमेंट जब रिजर्व रखा है तो इसके पूर्व आपके बीच में कुछ शेयर करना बहुत उचित नहीं होगा, वो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगा। जी, जी, जी। जजमेंट के बाद लोग माननीय उच्च न्यायालय जाने का भी काम किए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय हमको रोके नहीं, और उनका जो लेके गए थे मुकदमा वो निरस्त हुआ। तो खैर उधर से कहीं कुछ नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कितना जल्दी इसका निपटारा कर सकें। थोड़ा लंबा खींच जाता, आप ही के समय नहीं, पुराने भी अगर केसेस को देखें। नहीं, हमारे समय लंबा खींचने का एक अलग वजह है। जी। आपने देखा होगा जब इस विषय एक तो विलम्ब से आया, एक स्वतः संज्ञान का भी विषय आया था, जिस स्वतः जब हमारे पास दरखास्त आया कि उनका सीट चेंज करना है, तो सीट आखिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो उसके पीछे एक नियम है। जी। तो उस नियम के फॉलो करने के क्रम में स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। फिर स्वतः संज्ञान हम लोग देखे बहुत उचित बात नहीं है, तो हम लोगों ने उसको निरस्त भी किया, नियम समिति में देख करके जो पूर्ण परिपाटी के महत्व उस कानून को वापस लिए। फिर माननीय सदस्य लोग इस विषय को न्यायाधिकरण में लिख के दिए, और जब न्यायाधिकरण में माननीय सदस्य लिख करके दिए तो सुनना हमको बाध्यता है, हम उस विषय को सुनने लगे। और हम चाहते कि बहुत, और उस बीच कोरोना काल आ गया, सुनवाई में भी बहुत व्यवधान था, इसलिए सुनवाई में भी देरी होने लगा। तो इसी वजह से इस विषय को इतना लंबा हो गया। फिर भी जब जजमेंट हमने रिजर्व रख लिया, उसके बाद उच्च न्यायालय गए, तो इन तमाम विषयों को देखने के बाद इसमें विलम्ब हुआ है, सही मायने में विलम्ब हुआ है, बहुत सारे वजह है। और आप एकदम ऑटोक्रेट होकर के कोई सुने बगैर अगर कुछ जजमेंट दे देते हैं तो हमको लगता है ये भी न्याय संगत नहीं होता, न्याय संगत और नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। जी जी। लेकिन सर एक चीज़ परिपाटी में देख रहा हूँ, आप खुद कई टर्म एमएलए रहे हैं, स्पीकर जो हैं उनको उन पे निशाना नहीं साधते थे लोग। आजकल एक नई परिपाटी देखने को मिल रही कि उनके जो काम है उन पे भी माननीय विधायक हैं कई बार सवाल उठाते हैं। दो चीज, अगर सही मायने में स्पीकर का भूमिका उस पक्षपातपूर्ण रहता है, तब अगर इल्ज़ाम लगे तो लोगों के मन में ये होता है कि सही में हमसे ये गलती हुआ। आप माने या ना माने, अंतर मन से भी आपको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं हमसे ये काम स्वार्थवश हो गया, ये हो गया। लेकिन ये तो ये लाजिमी है, ये सही है। लेकिन अभी तो ऐसा फैशन क्रिएट हो गया, ऐसा व्यवस्था क्रिएट हो गया कि आप कुछ करें नहीं करें, स्पीकर सबसे निरीह चीज़ है, उस पर एक लांछना आप लगा दीजिए। ये लोकतंत्र के लिए सही है, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। स्पीकर को उन तमाम लांछना को आत्मसात करना पड़ता है, चूंकि उनके पास पक्ष का और विपक्ष का दोनों के संरक्षण का उत्तरदायित्व तो उस कुर्सी पर है जी, इसलिए उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। कई बार तो देखा जाता है कि स्पीकर विपक्ष के विधायक को ज़्यादा संरक्षण देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम लोग ज़्यादा विपक्ष के विधायक को संरक्षण इसलिए देते हैं कि सरकार के द्वारा जो काम हो रहा है राजहित के लिए, वो काम कितना हित में हो रहा है, कितना हित में हो रहा है, इस विषय को कौन बोलेगा? इस विषय को बोलने के लिए तो माननीय प्रतिपक्ष के लोग ही हैं, तो इसलिए उनको देना तो उचित है। अगर कहीं गलत है, और ऐसे भी एक कहावत है कि विपक्ष सरकार का आईना होता है, अगर उनको कुछ संभालने का अगर काम अगर करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? तो राजहित का काम है जी। हमने तो देखा है सर कि कई जो स्पीकर हैं, स्पीकर तो अपने क्षेत्र के का सवाल उठा नहीं पाते हैं, तो कई स्पीकर जो है विपक्ष के विधायकों से कह के उस मुद्दे को उठवाते रहे हैं। मतलब इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी उस तरह का करते हैं कि हम लोगों का क्षेत्र से रिलेटेड जो सवाल है, उन लोगों का हम लोग चूँकि
सवाल नहीं उठाने का बाध्यता है संवैधानिक, इसलिए नहीं उठा पाता है, तो हम लोग अपना विषय को उन्हीं लोगों के माध्यम से रखवाते हैं। ये जो आपका कार्यकाल रहा है उसमें प्रमुख बदलाव अगर कहा जाए कि झारखंड विधानसभा में आया है तो क्या आप देखते हैं? आपको पता होगा कि इसके पहले हम लोग पुराना विधानसभा का संचालन करते थे। उसके बाद जब विधानसभा पूर्ण हो गया तो हम लोग एक भव्य विधानसभा, जो देश के अंदर में एक अच्छे विधानसभा के रूप में वहाँ विधानसभा को स्थापित किए और विधानसभा का हर सत्र को वहाँ संचालन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और कुछ ऐसा विषय है जैसे सरकार के विधेयक हो या हम लोग जिस विषय को कमेटी बना करके माननीय सदस्यों को सौंपते हैं, इन तमाम का जो काम है ये बड़ी त्वरित गति से हो रहा है जी। और इसका निपटारा भी हो रहा है और इसका अपेक्षित लाभ हमारे राज्यवासियों को भी मिल रहा है। जी। सर, अब क्योंकि हमारे कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ रहा है, ये सवाल जो है हर माने आदमी के जहन में है, मेरे भी और आपकी जनता का, कि रविंद्रनाथ महतो जी तो अब झारखंड की राजनीति का एक चरम जो होता है पद वो पा लिए, तो आगे आने वाले में क्या केंद्र की राजनीति में जाएंगे, झारखंड में रहेंगे, क्या प्लानिंग है अगला 2-3-5 सालों में? एक कहावत है कि देवो न जाने कुतो मनुष्य, देवता भी नहीं जानता है आदमी क्या होता है। तो अब इसके बारे में हम क्या आपको बताएं, आप फिर आगे देखा जाएगा। कर्म अच्छा रहेगा तो फल अच्छा मिलेगा, कहीं कर्म खराब रहेगा तो उसका फल भी उसी तरह मिलेगा। जी। आगे क्या योजनाएं हैं, कम शब्दों में बताएं। आगे का योजना यही है, चुनाव लड़ना है। अब जनता का आशीर्वाद होगा तो फिर से चुन करके आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये तो जनता पर निर्भर करता है। हम लोग जनता के हित में उनकी इच्छा के अनुकूल कितना काम कर सके कितना नहीं कर सके उसका विचार तो चुनाव घोषणा होने के बाद ही लोग करना प्रारंभ कर देंगे और उसी हिसाब से आपको अपना मत दे करके या भेजने का या रोकने का काम करेंगे। अगर कोई एक बदलाव लाने के लिए आपको कहा जाए कि एक फैसला ऐसा हो जिससे झारखंड में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, तो कौन सा फैसला आप लेना चाहेंगे? देखिए, झारखंड में मेरे दिमाग में जो हमेशा इस बात को घूमता है, तो झारखंड में सही मायने में गरीबी बहुत ज़्यादा है और गरीबी और धनी के बीच का खाई ये पाटा नहीं जा रहा है, बल्कि ये और ज़्यादा चौड़ा होते जा रहा है। तो मेरा मानना है कि अर्थनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे चीज़ करें ताकि इन जो गरीब और अमीर के बीच का जो खाई है, ये खाई कम से कम मिट तो सकता नहीं है, लेकिन कम से कम ये कम हो, वो आप बदलाव लाना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपकी जो सोच है वो पूर्ण हो। ये थे रविंद्रनाथ महतो जी। इन्होंने बहुत ही बेबाक अंदाज से अपने राजनीतिक और निजी जो है राय हमारे सामने रखी। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर दूसरे शख्सियत के साथ हम बात करेंगे, तब तक के लिए पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।